नमस्कार। आप सुन रहे हैं किताब घर और मैं हूं अरिसुदन। किताब घर में हम बात करते हैं हिंदी किताबों पर, नई पुरानी हर तरह की, चाहे कल्पना हो, इतिहास, कविता, कहानी या व्यंग्य। हर शनिवार हम एक लाइव सेशन करते हैं, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। लिंक यहीं नोट्स में दिया हुआ है। हमारी आज की किताब है निर्मल वर्मा की लिखी हुई अंतिम अरण्य। तो चलिए सुनते हैं किताब घर में आज की चर्चा। श्रुति का पहला सवाल कि किताब कब पढ़ी और कितना समय लगा। मैंने श्रुति ये किताब 2 हफ्ते पहले पढ़ के ख़त्म की है और मुझे करीब 2 हफ्ते का ही समय लगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी किताब है और गहन किताब है। जैसे सुप्रिया ने कहा, पात्र बड़ी गहराई में जाते रहते हैं और जो इसकी विषय वस्तु है इसको थोड़ा आत्मसात करते करते पढ़ना होता है। ये मतलब जैसे चेतन भगत की किताबें होती हैं या कोई सुरेंद्र मोहन पाठक की भी किताबें होती हैं, आप उसको पढ़ते जा सकते हैं, कहानी अपने आप साथ साथ चलती रहती है। लेकिन इस कहानी में आप पात्रों के साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ आप यात्रा कर रहे होते हैं। और ये यात्रा ऐसी भी नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ या एक नदी से दूसरी नदी। ये किसी सड़क की यात्रा नहीं चलती इस किताब में। इस किताब में यात्रा वो अपने भीतर से बाहर की, एक पात्र से दूसरे पात्र की, एक अनुभव से दूसरे अनुभव की, उस तरह की यात्राएं इसमें चलती रहती हैं। तो आपको हमेशा सोचते तो नहीं रहना पड़ता, लेकिन इसको अपने अंदर समाते रहना पड़ता है जिस तरह से इस किताब को लिखा गया है। तो ये मेरा इसका इनिशियल इम्प्रेशन है और अब हमारा समय शुरू हो चुका है। तो सुप्रिया, प्रज्ञा भी आ गई हमारे साथ। अरे वाह प्रज्ञा, नमस्कार। नमस्ते प्रज्ञा जी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अंतिम अरण्य। अंतिम अरण्य, अगर जो निर्मल वर्मा की लेखनी से वो जानते होंगे, वो समझते होंगे कि निर्मल वर्मा जी जब लिखते हैं तो वो लिखते नहीं हैं, वो कहानी नहीं लिखते, वो उतर जाते हैं आपके मन की गहराई में, टटोलने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो नहीं देखते, वो देख रहे होते हैं। जो उनको लगता है ये यही साहित्य है, कुछ अलग तरीके से वो आपको पकड़ेंगे, आपके मन को पकड़ेंगे। जैसे जब अंतिम अरण्य शुरू होता है तो वो आप देखिए, उसमें पूरी आपको कहानी कम मिलेगी लेकिन आपको चित्रण बहुत अच्छा मिलेगा। आपके आसपास आप देखेंगे, कहानी तो देखा जाए तो बस इतनी सी है कि वो मिस्टर मेहरा के पास आते हैं। 3 भागों में कहानी है। पहले भाग में मिस्टर मेहरा उनके लिए बड़ी रहस्यमयी गुत्थी की तरह होते हैं, जो बातें करते हैं और मानचित्रों को देखते हैं और जाने कब कहानी शुरू कर देते हैं और कहाँ रुकते हैं, मिस्टर मेहरा भी नहीं जानते उसे। उसके बाद वो जब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग में, तीसरे भाग से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है और तीसरे भाग में वो उनकी अस्थियों को लेकर विसर्जित करने जाते हैं। आप देखेंगे तो इसमें मैं, हर जगह मैं, प्रथम पुरुष के रूप में चरित्रों का प्रयोग किया गया है। जब वो लिखता है लेखक, तो मैं से खुद को संबोधित करता है, उसका नाम नहीं है। वो कहता है मैं जा रहा था। हालांकि ये शैली नई नहीं है, बहुत पुरानी। जिसने बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ा होगा उसने देखा होगा, वो वहां पर भी कहते कि मैं बाणभट्ट, मैंने नहीं लिखा। तो शैली पुरानी नहीं है, लेकिन निर्मल वर्मा जी ने उसको अलग तरीके से नवीन किया है इस शैली को। तो जैसे आप देखिए, जब स्टार्ट होता है तो वो कहते हैं कि एक अकेला आदमी ऐसे लगता है जैसे उसने गले में डू नॉट डिस्टर्ब की एक लगा रखा हो, बोर्ड लगा रखा हो कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। बहुत शुरू में इसका एक कोट है, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। अतीत कितना ही यातनापूर्ण क्यों ना हो, शांति देता है। बहुत बारीकी से उन्होंने इसको पकड़ा कि अतीत कितना ही यातनापूर्ण क्यों ना। चरित्र ऐसा नहीं है कि बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, कहानी के आवश्यकता के अनुसार चरित्र उसमें आते जाते हैं। कि मुरलीधर है, वो लालटेन को लेकर आते हैं। आपके गंगूमाली है, हीरालाल है, पोस्टमैन, कहानी दृश्य है। उसके बाद वहाँ पे और भी है, एक अन्ना, एक किरदार है अन्ना नाम का, एक डॉक्टर की किरदार है। मिस्टर मेहरा है, निरंजन है, अन्ना जी हैं, उनकी बेटी है, उनकी दूसरी बीबी की बातें हैं, वो वहाँ पर नहीं है, लेकिन हर एक से उसका एक रिश्ता है कि उसके साथ उसने लेखक को कैसे बुलाया या डॉक्टर के साथ क्या है। वो सबके लिए एक सुखद स्मृति के जैसी है और सबको इस बात का दुख है कि वो अचानक कैसे चली गई।
उनके चरित्र के बारे में बताया गया कि उसको डर लगता था कि अगर मैं मर गई लेकिन मैं जिंदा हो गई और दफना दी जाऊंगी तो कहीं मैं एकदम खुद कर ना मर जाऊं। तो वो कहती है कि मुझे दफनाने से पहले थोड़ा जला के देखना कि कहीं मैं जिंदा नहीं हूं, अगर मैं जिंदा हूं तो मैं जग जाऊंगी। तो बहुत बारीकी से मानव मन को पकड़ के वो चलते रहते हैं कि हम लोगों के जो मन के डर हैं सामने आ जाते हैं। मन के डर को पकड़ करके हमें लेखक सामने रखता है कि देखो तुम कह रहे हो पर तुम कह नहीं रहे हो, तुम्हारे स्वभाव में कुछ और नजर आ रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी। उसके आखिरी दृश्य में जब वो गिद्धों के लिए भोजन डालते हैं तो कहते गिद्ध को भोजन वो क्यों खा रहे हैं, वो आपकी तृष्णा खा रहे हैं जीवन भर का। और वो चित्रण इतना खूबसूरत है, मैं चाहूंगी आप सभी को वो हिस्सा पढ़ना चाहिए। नहीं रिसुदन जी? बिल्कुल। और वो ही हिस्सा नहीं, सारे हिस्से। जैसे आपने दो बातें अभी कही, मतलब कई सारी बातें कही, उसमें से दो बातें खास तौर पर, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर जैसे विरोधाभास भी दिखता है। तो पहली बात जो आपने कही अतीत वाली, तो उसी तरह की बात आगे जाके फिर से वो उसी विषय पर आते हैं और उसके बारे में कहते हैं कि जो बीते हुए सुखों की तुलना अगर हम करें आने वाले सुख से, तो जो आने वाला सुख है वो हमेशा स्वच्छ, साफ और चमकीला दिखाई देता है। उन पर समय की धूल नहीं गिरती, वो कभी मैले नहीं पड़ते। बहुत ही कम गिने चुने शब्द हैं, लेकिन बहुत गहराई में उतर जाते हैं। और ये शुरुआत कितनी खूबसूरत पंक्तियों से होता है ये उपन्यास। हम में से किसी के पास समय नहीं था कि हम अपने जीवन के असली नाटकों को जी सकें। जो हमारी नियति में लिखे थे यही चीज हमें बूढ़ा बनाती है, सिर्फ यह और कोई नहीं। हमारे चेहरों की झुर्रियां और सलवटें उन विराट उन्मादों, वयसनों और अंतर्दृष्टियों की ओर संकेत करती है जो हमसे मिलने आए थे और हम घर नहीं थे। वॉल्टर बेन्यामी पृष्ठ पे लिखते हुए। बहुत खूबसूरत पंक्तियों से ये शुरू होता है उपन्यास। हाँ, और अभी बजरंग ने जैसे कहा, कई बार लेखक के मनोभाव को ढूंढना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो कई किताबें ऐसी होती हैं वो किसको अपील करती हैं, कौन अपने अनुभवों को और अपनी कल्पनाओं को उस किताब के साथ जोड़ सकता है। वहां से पाठक और लेखक के बीच में अपने आप एक पुल जैसा बन जाता है। और एक और बात सुप्रिया जो आपने कही थी वो राख की, तो उसी से जुड़ी एक और बात उसके आखिर में और आती है। उपन्यास के आखिरी जब अध्याय की तरफ हम चलते हैं, जब वो राख के अंदर हड्डियां टटोलते हैं और उसके लिए उन्होंने और रास्ते भर ये सोचते चलते हैं, भूख प्यास से। एक टाइम के बाद वो कहते हैं कि समय जो है ना चलने का पता हलक तक ना गटकने तक आ जाए। पता उनको लगा मैं गाड़ी से चल रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लोग धक्का मार के। वो कहते हैं मैं आज भी आश्चर्य करता हूँ कि मैं उस बस से उतरा कैसे। उनको जैसी भूख प्यास का भान आता है तो याद आता है उनको वो पोटली जिसमें अस्थियां रखी हुई हैं। उन मनोभावों को उन्होंने बहुत खूबसूरती से पिरोया है। हाँ, तो राख की जो बात थी जिसमें टटोलते वो जो हमारे मुख्य पात्र हैं जो कहानी सुना रहे हैं और जो तिया हैं, वो दोनों राख के अंदर अस्थियां तलाश करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं कि कभी कभी राख के भीतर उन्हें टटोलते मेरे हाथ उनके हाथ से छू जाते थे। एक क्षण के लिए रुके रहते थे, मैं आंखें उठाकर देखता, वो कोई सी नीचे कुछ देख रही हैं, जैसे मृत अस्थियों के बीच किसी जीवित हाथ का स्पर्श कुछ अनहोना सा मालूम होता है। बहुत खूबसूरत, बहुत। विश्वदीप जी, आपने भी 25 पन्ने पढ़े, अपना अनुभव बताइए। जी सुप्रिया जी, नमस्कार। तो मैंने कल पूछा था अरिसुदन जी से कि और अगली कौन सी किताब है। इस किताब का नाम आया और ये देखिए बड़ा ही संयोग अच्छा है। मैं पिछली कहानी जो लिख रहा था इसके लिए सुनो कहानी बुनो के लिए, उसमें मैंने अंतिम अरण्य शब्द का इस्तेमाल किया था और मेरे मन में कई दिनों से चल भी रहा था कि यह किताब शुरू की जाए। एक अच्छा खासा ये एक पुश हो गया कि यह किताब पढ़ी जाए और आज सुबह मैं शुरू कर भी दिया। तो मैं सच बताऊंगा, निर्मल वर्मा जी की मेरे पास कहानियों की किताब भी है, बट मुझे क्या लगता था कि आपको एक एकांत ऐसा चाहिए जहाँ पे हर पंक्ति पे आपको काफी सोचना पड़ेगा और शायद आपको काफी रुक के पढ़ना पड़े। इस किताब की शुरुआत में ऐसा है, लेकिन फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं आप बंध जाते हो, ऐसा बनते जाते हो कि मैंने अगर रोका भी है तो ऐसे इसलिए नहीं रोका क्योंकि मुझे आगे पढ़ा नहीं जा रहा था, बट इसलिए रोका क्योंकि समय नहीं था ताकि आगे शुरू कर पाऊं। और कई सारे ऐसे पंक्तियां हैं मैंने जो उसमें
25 पन्नों में भी मैंने अंडरलाइन करके रखी हुई थी। जैसे एक जगह पे है, जो नायक है वो कहता है क्या कि सुबह होता है, मुझे मालूम कैसे चलता है, क्योंकि चाय आ जाता है मेरे पास, और शाम में जी फिर मुझे मालूम होता है कि अगले दिन फिर आने वाली है, क्योंकि वापस वो उनको बुलाने आएगा। तो एक तरह से नया दिन नहीं आता है, पुराना दिन ही है, नए रूप में आता है। तो मुझे ये बात काफी काफी नई लगी कि कहने का कितना अच्छा तरीका है कि दिन नहीं बदला है, क्योंकि आपकी रूटीन वही है। रूटीन वही है। जी, आगे जाके एक जगह जब बात कर रहे होते हैं अन्ना जी से, ये जब नायक वहाँ जाता है और एक और निरंजन जी, शायद वहाँ निरंजन बाबू वहाँ बैठे रहते हैं, बातचीत शुरू होती है, आप कहाँ से हो, आप जर्मन हो, आपको जर्मन आप ये जासूस माना जाता रहा है, तो आप कभी जर्मनी गए हैं कि नहीं गए हैं। जब लोग बात करते हैं कौन कहाँ से है ओरिजिनली, तो उसमें एक बात है जहाँ पे अन्ना जी बताती हैं कि मैं कोलोन गई हूँ, बट मैंने ये महसूस किया है कि जिन स्थानों में हम रहते हैं अगर वे ना रहें तो उनमें रहने वाले प्राणी, क्योंकि बताती है कि जगह बदल गई है, लोग हैं वहाँ पे लेकिन वैसा जगह नहीं है जो पहले मेरे समय पे था, तो उनमें रहने वाले प्राणी वह तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो, बेगाने हो जाते हैं। जैसे उनकी पहचान भी कहीं ईंटों के मलबे में दब जाती हूँ। तो ये भी एक बड़ी ही थोड़ा अलग तरह की बात मुझे लगी कि आप ये एक तरह से केवल इंसान से नहीं बनते। हाँ, जी आप देखना इस पात्र में, इस कहानी में जीवन का अधूरापन जी आपको दिखाई देगा हर पात्र के अंदर। एक खोज है जिसके इर्द गिर्द किया है अन्ना जी, जी मेहरा जी, उनकी स्टेनो, कहाँ घूमना है वो नहीं जानती। इसी जी तरह आप किसी एक पक्ष को इसमें नहीं देख सकते, सभी पक्ष अलग अलग अलग, सबके अपनी छटपटाहट है हर पात्र की। मेहरा जी को नहीं पता वो सब कुछ क्यों लिखवाना चाहती है, वो क्यों जी चाहते कि सब कुछ लिख दिया जाए, वो नहीं जानते इस बात को, लेकिन फिर भी वो लिखवाते हैं जी घटनाएं। उसमें और मुझे एक लास्ट पंक्ति में बताना चाहूंगा हाँ बिल्कुल। जी यहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी बड़ी ही अच्छी बात लगी थी कि बात बड़ी सरल थी कि जिस कुर्सी पे ये बैठे हुए हैं वहाँ बताते थे पहले यहाँ वो बैठती थी, आप जहाँ बैठे हैं पहले वहाँ कोई और बैठता था। ये नॉर्मल सी बात है, बट उस बात में जब ये कह देते हैं हम सब कहीं ना कहीं उन जगहों पर बैठे थे जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं, काफी अधिकार बड़ी नहीं बात है। बहुत, असल में ऐसा ही है, क्योंकि हम नहीं जानते हमसे पहले कौन था, हमारे बाद उस स्थान पर कौन जी होगा। जीवन की सत्ता के सूक्ष्म अवलोकन में इस उपन्यास में साधारण दैनिक क्रियाओं को इस्तेमाल किया गया। चाय, फूलों में पानी डालना, घोड़े की निनाट, ऊंची सड़कें, चीड़ की पत्तियों की सरसराहट आप महसूस करेंगे, ऊंचे पहाड़, मुर्दों का टीला, और जो भी आपकी दैनिक चाय ला रहा है, पानी आ रहा है, बारिश आ रही है, दैनिक क्रियाओं को छोड़ा नहीं गया है, एक सीन क्रिएट किया गया उनको कहानी का हिस्सा बनाकर। पात्र ना ही अचानक आते हैं ना ही अचानक जाते हैं, ऐसे कहानी आती है, आइए, वो पात्र का हाथ पकड़ती है और एक यात्रा तक लेके जाती है और पीछे छोड़कर जाती है। बहुत छोटा सा ऐसी बात जो हमारे लिए मामूली है, लेकिन वो बहुत बड़े दर्शनवाद को हमें दिखाती हुई आगे वो पात्र हमें लेके जाता है कि आइए मैं आपको मिलाता हूँ कि मैं चाय लाया हूँ तो मैं क्या लाया हूँ या क्या नहीं लाया हूँ, है ना रिसुदन जी? बिल्कुल। और इसमें जो पात्र हैं वो ऐसा नहीं कि वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं कि एक समय के कालक्रम में उनका बचपन, जवानी, बुढ़ापा इस तरह से कुछ होगा। ये सारे एकदम, अगर इसको कहें कि हॉरिजॉन्टल तरह एक दिशा में और समानांतर चलते हैं सारे, वो बस ऐसा है कि कहीं से भी कहानी शुरू हो जाती है और आप इसका कोई भी आप हिस्सा देखिए उठाकर देख लें। अंतिम अरण्य को, हाँ, वो बांधते नहीं है घटना को कि उन्होंने बांध दिया, नहीं, वो ऐसे उनकी खामोशियों को शब्द देते हैं, उनकी चुप्पियों को शब्द देते हैं, जो वो नहीं बोल रहे उसको वो समझ रहे हैं। जैसे वो एक जगह कहते हैं, जो हम जी नहीं रहे होते उसे भीतर लेकर चलते हैं, वो हमारी दूसरी जिंदगी होती है। एक जगह पर वो कहते, तो वो उनकी चुप, उनकी एक ही कार्यकलाप बता रहा है कि एग्जैक्टली मन का अंतर्द्वंद पात्रों के क्या है, उनकी उपस्थिति किसी के लिए क्या है, अनुपस्थिति क्या है। जी, मुझे एक जगह और बड़ी ही अच्छी चीज लगी यहाँ पे कि निर्मल वर्मा जी ने एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ बैठते हैं जिस कमरे में, उस कमरे के अलावा हर कमरे की बत्ती जलाते हैं। क्यों जलाते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बस पूछते हैं उस कमरे की क्यों नहीं जल रही है, बस बल्ब फ्यूज हो गया। एक जगह अन्ना जी खाली गन चला रही है जी, जिस सीन में बारिश होती है, खाली गन चला रही है कि बंदरों क्यों चला रही है पता नहीं। जिससे उन्होंने मकान खरीदा, वो आदमी कहता है कि आप ये मकान खरीदे कि यहाँ भूत है, तो कहती प्रेतों से तो पिंड छुड़ाकर मैं यहाँ आई हूँ। क्यों आई है नहीं पता, हर पात्र को नहीं पता कि वो प्रेत कहा जाता है। हाँ, उसी सीन में वो अगले सीन में कहता है कि मुझे तो वो खुद भी प्रेत ही लगती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे ये उपन्यास कहानी से ज्यादा एक यात्रा वृत्तांत जैसा लगता है कि
एक यात्रा नहीं, देखिए, सबकी यात्रा है, जैसे हमने सबकी शुरू आप में। देखिए इनके साथ ना बस यात्रा कर रही है चरित्रों के साथ, कहानी के साथ। आपका घोड़ा भी यात्रा कर रहा है अपनी कहानी को लेकर। सेब के बाग भी आपकी कहानी का हिस्सा है। मुर्दों का टीला हिस्सा है, ऊंचे पहाड़ हिस्सा है, ऊंची पगडंडी मुझे दिखाई देती है जहां से मुझे घाटियां दिखाई देती है, वो भी हिस्सा है। ऊपर उस उनका चढ़ा हुआ कमरा, कमरे से मुरलीधर का लालटेन दिखाना और उनका एक फिक्स टाइम पर नीचे उतरना, ये अब देखिए साधारण साधारण घटनाएं भी पात्र हैं उसमें। हर चीज सजीव निर्जीव सब पात्र है। एक कथानक बिल्कुल सिंपल है कि एक आदमी आते हैं और उनकी कथाएं लिखते हैं और आखिर में उनकी मृत्यु के उपरांत वो उनका अस्थि विसर्जन करके आते हैं। उस पात्र का जो पात्र शुरू में है वो पात्र आखिर में विसर्जित हो चुका है, लेकिन इस बीच उन सारी घटनाओं को वो जोड़कर चलते हैं। भाषिक सौंदर्य के साथ उनकी निजता को लेकर चलते हैं। सबके पास सीक्रेट्स हैं, सब हंसते हैं और सब एक दूसरे के बारे में बताते हैं कि हाँ ये ऐसा है वो वैसा है। नहीं, आपको सरप्राइज मिलेगा भाषा को लेकर जगह जगह। हाँ, भाषा हेलो। का बिल्कुल, अगर हम इसकी एक एक पंक्ति को, जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको अगर हाईलाइट करना शुरू करें तो मेरे ख्याल से हर एक पेज ही हाईलाइट इसका होता जाएगा। हर पेज, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है। ये ऐसी किताब है, आप खरीद के रखिए उसको, धीरे धीरे उसको, मतलब आपको इस किताब का ना पान करना पड़ेगा, आपको इसे धीरे धीरे अपने भीतर उतारना होगा। फिर आप देखिए, यकीन मानिए इस किताब को पढ़ने के बाद आप अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तनों को पाएंगे। हाँ, और इसमें जैसे एक तो जो अंतर्द्वंद है, जो भावनाएं हैं उनकी बात की है, और उसके साथ साथ जो एक और बात बहुत अच्छी इसमें लगती है कि उसमें प्रकृति को और उस जगह को कैसे जोड़ा है। बहुत ऐसा सुंदर लगता है कई बार कि आप स्वयं उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे शुरुआत में ही एक जगह पे जब हमारे जो मुख्य पात्र हैं वो जब चलते जा रहे हैं तो के बारे में इस तरह से कहते हैं कि जब मेरा मन भटका होता था तो मैं पगडंडी का सहारा पकड़कर ऊपर चढ़ता जाता, दोनों तरफ बांज के पेड़, बीच टुकड़ों में चलता आकाश, उखड़ी हुई सांसों के बीच कुछ देर अपने को भूल जाता, पसीने में लथपथ हाँफती देह, उसके भीतर मन ठहर जाता शांत, भीतर की घड़ी चलना बंद हो जाती, दिल की धड़कन कहीं दूर से आती सुनाई देती। ये भी भूल गया कि कौन सी फांस मन को टीस रही है, केवल लहू का शोर धमनियों में सुनाई देता। किंतु जंगल के भीतर शोर कैसा, उसे केवल भीतर रहकर ही सुना जा सकता है, दुनिया के शोर से परे, अपनी रौ में बहते हुए। शहर में भी वो शोर सुनाई नहीं देता। तो इस तरह से लिखते हैं वो उनके जब वो जंगल से चलते हुए जा रहे हैं, तो बहुत छोटी सी बात है लेकिन उसको इतने सुंदर तरीके से उन्होंने कह दिया। एक जगह कहते मेरा मैं धीरे धीरे मुझसे बचकर वहां चला आया जहाँ बैडमिंटन कोर्ट था। मेरा मैं, अब सोचिए, मेरा, जैसे मैंने एक बार लिखा था मुझ में मैं बचा रहूं, मेरा दिल और मैं रहूं, तो वो मेरे मैं को वो खुद को ही उठाकर ले जाते हैं। अब सोचिए, लेखक खुद को ही पात्र समझ के खुद को ही वो उठाकर लेकर चलता है। पता नहीं कितनी सारी चीजों को अपने दिमाग में बुनते हुए। कहते हैं उनका आखिरी उपन्यास था। की बात जो है वहां पे भी वो, इसीलिए हमने बार बार वही बात कही कि वो ये जो यात्रा है वो एक जगह से दूसरी जगह की नहीं है, ये जीवन में एक समय से दूसरे समय की। जैसे मेहरा साहब हैं, अपने भूतकाल की परछाइयों को बैडमिंटन कोर्ट में खेलते हुए देखते हैं। हाँ। जो हमारा कहानीकार है, जो अपनी कहानी कह रहा है, वो अपने जीवन में जो कुछ बातें पीछे छूट गई हैं उनको मील के पत्थरों के रूप में देखता है। क्या घटा क्या छूटा, वो भी यात्रा का हिस्सा। तो इस तरह की यात्रा चलती रहती है। वो मतलब एक छोटी सी जगह में ठहरे हुए भी वो लगातार चलते रहते हैं। जैसे निरंजन बाबू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, छोड़कर आ जाते हैं, सेब के बागान लगा रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि उन्हें बार बार नीचे की दुनिया में जाना होता है, उस दुनिया में उनकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर पात्र जो है वो वापस अपने पड़ावों की तरफ वापस लौटते हैं, लेकिन जब वो अपने पड़ावों पर वापस लौटते हैं तो हर बार एक नई परत खुलती है, और जब वो नई परत खुलती है उसी पड़ाव में, तो वहां से हर बार एक नया सच निकल के आता है जो इस कहानी को आगे बढ़ाता रहता है। एक जगह डॉक्टर सिंह कहते हैं, उनसे पूछते हैं लेखक से, क्या तुम्हें कुछ दिखाई देता है? जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता उसी के भीतर कुछ हो रहा है। कल सुबह उठकर देखोगे तो तुम्हें हैरानी होगी, जंगल के भीतर तुम्हारी आंखों से ओझल कितना कुछ हो रहा था, जिसकी कल्पना तुम
भी नहीं कर सकते। यह ड्रामा हर रोज होता है, सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि मनुष्य देह के भीतर। बल्कि वहाँ सबसे ज्यादा गलती हुई हड्डियां, सतह बदलता हुआ रक्तचाप, दिल के कोटर में धड़कता हुआ कोलाहल, एक काया के भीतर कितनी सांसों के सांप पुकारते भागते हैं, कोई अनुमान लगा सकता है? और आप मुझसे पूछते हैं मेहरा साहब के साथ क्या हो रहा है? जिज्ञासा लेखक हमारा समय खत्म हो रहा है। हाँ, ये थी इस हफ्ते की किताब। अगले अंक में इसी चर्चा को जारी रखेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।